स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्वषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तरसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। इह रसगङ्गाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने प्रवर्तमाने पाठे रूपकालङ्कारस्य विमर्शः अस्ति। तत्र च भेदमीमांसायां रूपकस्य समासस्थले उपमेयप्रतियोगिकः अभेदः उपमाने विशेष्ये ज्ञातो भवति। अतः तत्र उपमान रूपकं न भवति, प्रत्युत उपमेय रूपकापत्तिरायाति इति कश्चित् प्रश्नः गते पाठे आसीत्। तस्य प्रश्नस्य समाधानाय इतः ग्रन्थं करोति आचार्यः। अद्यतनपाठस्य प्रथमा पंक्तिरस्ति अत्र वदन्ति अभेदस्तावत् विशेषणस्य संसर्गो भवति। ठीक है, यहाँ से देखिए पाठ। अब समाधान दे रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि समास स्थल में चूँकि उपमेय जो है वह उपमान में विशेषण होता है अभेद संसर्ग से कर्मधारय समास के स्थल में, तो आप वहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते कि चंद्र का जो रूपक है चंद्र का रूपक मुख में है या चंद्र का अभेद मुख में है, या उस रूपक को चंद्र रूपक न, क्योंकि जो रूपक का व्यवहार होता है वह प्रतियोगी के नाम से किया जाता है। तो चंद्र रूपकम नाम चंद्र प्रतियोगिकम रूपकम, चंद्र प्रतियोगिक अभेदात्मकम रूपकम, ऐसा व्यवहार होता है। तो आप उसको वैसा नहीं कह सकते, क्योंकि समास के स्थल में उपमेय जो होता है वह विशेषण होता है और वही प्रतियोगी बनता है अभेद का। इसीलिए उसको आपको उपमेय प्रतियोगिक अभेदात्मकम रूपकम कहना चाहिए। ऐसा प्रश्न था, उसके समाधान में कहते हैं कि सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अभेद क्या है। तो अभेद को कह रहे हैं अभेदस्तावत् विशेषणस्य संसर्गो भवति। अभेद जो है वह विशेषण का संसर्ग है, विशेषण का संबंध है। तो विशेषण का संबंध है किसके साथ? तो विशेष्य के साथ। ठीक है, तो अभेदस्तावत् विशेषणस्य संसर्गः भवति। स च यथा मुखं चन्द्रः इत्यादौ वाक्यगते रूपके स्वप्रतियोगिनश्चन्द्रस्य स्वानुयोगिनि मुखे विशेषणतायाः निर्वाहकः। तो मुखे चंद्र विशेषणता अस्ति, माने मुख निरूपित विशेषणता चंद्रे अस्ति। तस्याः चंद्रनिष्ठायाः विशेषणतायाः निर्वाहकः कः? उस विशेषणता को बताने वाला कौन है? उस विशेषणता को कौन सिद्ध करता है? एक तरह से कहें तो चंद्र में, माने चंद्र को आप क्यों विशेषण कह रहे हो? क्योंकि चंद्र जो है वह अभेद संसर्ग से अन्वित होता है मुख पदार्थ में। तो वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से समास वाक्य व्यास स्थल में मुखम चंद्र इत्यादि स्थल में अभेद का जो प्रतियोगी है चंद्र, उस चंद्र में विशेषणता का निर्वाह कराता है, चंद्र की विशेषणता का निर्वाह कराता है। ठीक है, तथैव समासगते मुख चंद्रः इत्यादौ रूपके स्वानुयोगिनः
मुखस्य प्रतियोगिनी चंद्रे विशेषणतायाः। हाँ देखिए, प्रतियोगी अनुयोगी भाव जो है वह परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, माने अभेद का जो प्रतियोगी है, अभेद का जो अनुयोगी है वह नहीं बदलेगा, केवल विशेष विशेषण भाव ही क्या होता है, परिवर्तित होता है। कि व्यास स्थल में जो विशेष्य होता है मुख, वह समास स्थल में विशेषण बन जाता है। वही कह रहे हैं कि जैसे मुख चंद्र इत्यादि स्थल में वाक्यगत जो रूपक है वहां पर अभेद का प्रतियोगी जो चंद्र है, उस चंद्र की विशेषणता मुख में आती है। माने चंद्रनिष्ठ ही विशेषणता है, लेकिन वह विशेषण कहाँ बन रहा है, तो मुख पदार्थ में बनता है। ठीक है, तो उस चंद्रनिष्ठ विशेषणता का निर्वाहक जैसे अभेद होता है, उसी प्रकार से व्यास स्थल में जब समास स्थल में जब आते हैं तो वहां पर प्रतियोगी अनुयोगी तो वही रहते हैं। तो अनुयोगी कौन है, तो अनुयोगी है वहां पर मुख और प्रतियोगी है चंद्र, लेकिन विशेषणता अब चंद्र में न रह करके मुख में रहती है। तो अनुयोगिनः मुखस्य विशेषणता चंद्रे निरुह्यते। अनुयोगी जो मुख है, माने अभेद का अनुयोगी जो मुख है, उस मुख की विशेषणता चंद्र में आती है। अर्थात ये हुआ कि विशेष्य विशेषण भाव जो है वो परिवर्तित होता है। व्यास स्थल में मुख प्रतियोगी रहेगा, समास स्थल में भी मुख ही प्रतियोगी रहेगा, लेकिन व्यास स्थल में क्या होता है, व्यास स्थल में चंद्र निष्ठ जो विशेषणता है उसका निर्वाह कराता है अभेद संसर्ग मुख रूप अनुयोगी में, और समास स्थल में क्या होता है, मुख रूप अनुयोगी की विशेषणता जो है उसको प्रतियोगी चंद्र में अभेद जो है वो निर्वाह कराता है उसका विशेषणता का। आसानी से कहें तो ये बात है कि व्यास स्थल में जो विशेष विशेषण भाव था वो यहाँ पर परिवर्तित हो जाता है, लेकिन अनुयोगी प्रतियोगी भाव का परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए आगे कहते हैं एवं च उभयत्रापि वस्तुतः चंद्राभेद एव संसर्गः। तो दोनों ही जगहों पर चंद्र का ही जो अभेद है वह संसर्ग बनता है ना। तो चंद्राभेद माने चंद्र प्रतियोगी का अभेद। ठीक है, बताया था ना, प्रतियोगी के द्वारा ही व्यवहार होता है अभेद का। तो चंद्राभेद का अभिप्राय हुआ चंद्र प्रतियोगी का अभेद एवं संसर्ग। हाँ, अब वो संसर्ग विशेषणता किसमें बता रहा है वो अलग बात है। ठीक है, तो वह विशेषणता चंद्र प्रतियोगी जो संसर्ग है अभेद, वह एक बार विशेषणता बताएगा व्यास स्थल में उपमान की, और समास स्थल में वह जो चंद्र प्रतियोगी का भेद है वो विशेषणता बताएगा उपमेय की। ठीक है, लेकिन दोनों ही जगहों पर अभेद का स्वरूप नहीं बदलेगा, अभेद जो रहेगा वो चंद्र प्रतियोगी ही रहेगा। हाँ, तो बोल रहे हैं कहीं पर वो जो अभेद है क्वचित अनुयोगित्व मुखः क्वचित प्रतियोगित्व मुखः। अनुयोगित्व मुखः प्रतियोगित्व मुखः का अभिप्राय यह है कि कहीं पर उस अभेद में वह अभेद जो है वहां पर अनुयोगी विशेष्य हो जाता है, और कहीं पर प्रतियोगी जो है वो विशेष्य हो जाता है। जैसे व्यास स्थल में अनुयोगी विशेष्य होता है मुखम चंद्रः, इसी स्थल में मुख पदार्थ जो अनुयोगी है वह विशेष्य होता है, तो उस अभेद को हम कहेंगे अनुयोगित्व मुखः अभेदः। ठीक है, और समास स्थल में प्रतियोगित्व मुख हो जाता है, क्योंकि वहां पर
प्रतियोगी जो है वो विशेष्य होता है, यानी जो उपमान है वो विशेष्य होता है समास में। तो इसीलिए समास स्थल में जो अभेद होगा वह प्रतियोगित्व मुख कहलाएगा और व्यास स्थल में जो अभेद होगा वह अनुयोगित्व मुख कहलाएगा। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? तो उसमें हेतु दे रहे हैं, विशेषण विशेष्य भावस्य वैचित्र्यात्। यहाँ पर समास में इसको कहा है, लेकिन विग्रह करके बोल रहे हैं उसको इसी प्रकार से होगा कि विशेषण विशेष्य भाव जो है उसके वैचित्र्य के कारण अभेद जो है वो कहीं पर अनुयोगी मुख होता है, अनुयोगित्व मुख होता है, कहीं पर प्रतियोगित्व मुख होता है। ठीक है। न तो मुखचंद्रः इत्यत्र मुखाभेदः संसर्गः। हाँ, आप जो इतनी देर से एक राग का आलाप कर रहे हैं कि पूर्व पक्षी को कह रहे हैं पंडित राज कि नहीं साहब, समास स्थल में तो उपमेय प्रतियोगिक अभेद ही रहेगा, इसीलिए आपको उपमेय रूपक उसको कहना होगा, उपमान रूपक आप उसको नहीं कह सकते। वैसा नहीं है। तो मुखचंद्र इत्यादि स्थल में भी विशेष से विशेषण भाव परिवर्तित हो जाने पर रूपक अभेद कैसा रहेगा? चंद्राभेद ही रहेगा, मुखाभेद वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो बता दिया कि प्रतियोगी अनुयोगी भाव का परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, समास स्थल में केवल इतना होता है कि जो अभेद व्यास स्थल में अनुयोगित्व मुख था वो यहाँ पर प्रतियोगित्व मुख हो जाएगा, क्योंकि अभेद का जो प्रतियोगी है चंद्र वो यहाँ पर विशेष से बन गया है। ठीक है। तो बस इतना ही अंतर है कि वहां पर हम उस अभेद को अनुयोगित्व मुख कहेंगे, यहाँ पर उसको प्रतियोगित्व मुख कहेंगे, लेकिन प्रतियोगी अनुयोगी का परिवर्तन नहीं होगा। तो आप जो कह रहे थे कि समास स्थले उपमेय रूपकापत्ति ही आयाति, न तथा तत्रापि प्रतियोगित्व मुखस्य अभेदस्य वर्तमानत्वात्, अर्थात प्रतियोगिनः विशेष्यत्वात् तत्र अभेदः प्रतियोगित्वमुखः अस्ति। अतः प्रतियोगित्वमुखस्य अभेदस्य वर्तमानत्वात् तत्रापि उपमानाभेद एव उपमानरूपकम् एव वक्तुं योग्यं, न तु पूर्वपक्षिणा आक्षिप्तम् उपमेय रूपकम्। अस्तु, इस प्रकार से समाधान किया। तथा सति अर्थात उपमेयाभेदे सति या उपमेय रूपके सति, अगर आप उपमेय का अभेद माने उपमान में या उपमेय रूपक मानेंगे तो क्या होगा? तथा सति चंद्र रूपकता नापत्ते। पहली बात तो ये होगी कि जो चंद्र रूपक हम मानते हैं उसकी अनापत्ति हो जाएगी। ठीक है, चंद्र रूपकता की अनापत्ति हो जाएगी। और हम क्या मानते हैं? मुख रूपक मानते हैं, मुख रूपक नहीं मानते हैं, तो उस मुख रूपक की आपत्ति होगी। ठीक है, तो जो सिद्धांत है उसका न होना अनापत्ति है ना, और जो सिद्धांत नहीं है उसका होना आपत्ति है। तो चंद्र रूपकतायाः अनापत्ते है चंद्र रूपकतायाः अनापत्ते है, मुख रूपकतायाः आपत्तेश्च उपमेय रूपकत्वं न अंगीकर्तुं शक्यते, एतदेव अग्रे उच्यते, पश्यन्तु। तो मुख रूपकापत्तेश्च, ठीक है। फिर कहते हैं स्वप्रतियोगिका भेद एव विशेषण संसर्गः न तो स्वानुयोगिका भेदः इति तु दुराग्रहः। अच्छा देखिए, हाँ, इन्होंने कहा कि देखिए भैया, विशेषण का जो संसर्ग होता है वो ऐसा ही अभेद होता है, माने स्वप्रतियोगिका भेद ही होता है, स्वानुयोगिका भेद नहीं होता। क्योंकि समास स्थल में तो स्वानुयोगिक अभेद ही लेना होगा ना भाई। मुखम चंद्रः, इस स्थल में तो आपको स्वप्रतियोगिक अभेद मिल जाएगा, माने चंद्र प्रतियोगिका भेदाश्रयः मुखम, ऐसा मिल जाएगा। लेकिन समास स्थल में तो आपको कैसे जाना होगा? मुखानुयोगिक अभेदाश्रय
अभेदाश्रयश्चंद्रः या अभेद विशिष्टश्चंद्रः, इस प्रकार से समास से बोध होगा पहले। ठीक है, तो आचार्य जगन्नाथ ऐसा कह रहे हैं कि हमने जो समाधान दिया है उसमें कोई ऐसा न कहे कि अभेद जो होता है उसमें प्रतियोगी ही विशेषण बन सकता है, ऐसा कोई नहीं कहेगा, क्योंकि ऐसा कहना दुराग्रह है। अभेद में अनुयोगी भी विशेषण बन सकता है प्रतियोगी के समान ही, क्योंकि देखिए व्यास स्थल में तो प्रतियोगी विशेषण बनता है चंद्र, लेकिन समास स्थल में प्राथमिक जो बोध होगा उसमें अनुयोगी जो है वो विशेषण बन रहा है, तो ये अभेद कैसा हो जाएगा? स्वानुयोगी का अभेद हो जाएगा, ये माने स्वनिष्ठा अनुयोगिता निरूपक का अभेद। ठीक है, तो स्वानुयोगी का अभेद जो है वह विशेषण का संसर्ग नहीं होता, विशेषण संसर्ग नहीं होता। तो ऐसा कहना तो दुराग्रह है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। जिस प्रकार से स्वप्रतियोगिक अभेद विशेषण का संबंध होता है, उसी प्रकार से स्वानुयोगी का अभेद भी विशेषण का संसर्ग हो सकता है। माने ऐसा अभेद जहां पर अनुयोगी पदार्थ जो है वो विशेषण बन रहा है, ठीक है, वो भी विशेषण का संसर्ग हो सकता है, क्योंकि हमको समास स्थल में रूपक की रक्षा करनी है ना, चंद्र रूपकत्व की रक्षा करनी है। इसीलिए हम कहेंगे कि ऐसा आप मत कहिए कि स्वप्रतियोगी का भेद एवं विशेषण संसर्ग, अर्थात इसको ऐसा समझिए कि विशेषण का संसर्ग जो अभेद होता है उसमें प्रतियोगी पदार्थ ही विशेषण बन सकता है, अनुयोगी विशेषण नहीं बन सकता, ऐसा कोई नहीं कह सकता, ये दुराग्रह है। जैसे अभेद का विशेषण प्रतियोगी पदार्थ बनता है, उसी प्रकार से अनुयोगी भी बन सकता है। तो जब अनुयोगी पदार्थ को विशेषण बनाएंगे तभी समास स्थल में चंद्र रूपकत्व की रक्षा होगी। ठीक है, एवं च सौजन्य चंद्रिका इत्यादौ वस्तुतः सौजन्याभेदो न सौजन्यस्य चंद्रिका विशेषणस्य संसर्गः अपितु चंद्रिका भेद एव। हाँ, सौजन्य चंद्रिका, चंद्रो राजा इत्यादि स्थल में क्या समस्या हो रही थी पूर्व पक्षी के अनुसार कि चंद्रिका रूप विशेषण का संसर्ग जो है वो सौजन्याभेद हो रहा था, इसीलिए वह रूपक चंद्रिका रूपक न हो करके सौजन्या रूपक हो रहा था, माने उपमेय रूपक बन रहा था। तो अब क्या कह दिया कि ऐसा नहीं है। जैसे प्रतियोगी विशेषण बनता है अभेद का, उसी प्रकार से अनुयोगी भी बन सकता है। तो अनुयोगी पदार्थ को यहाँ पर विशेषण बनाएंगे तो फिर सौजन्य विशेषण बन जाएगा अभेद में। तो फिर क्या होगा, वहां पर जो अभेद है वह सौजन्याभेद न होकर के चंद्रिका भेद ही प्राप्त होगा। वही कह रहे हैं कि सौजन्य चंद्रिका इत्यादौ वस्तुतः सौजन्याभेदः, वहां पर जो सौजन्याभेद आपको ज्ञात हो रहा है, सह न सौजन्यस्य चंद्रिका विशेषणस्य संसर्गः, वह जो चंद्रिका का विशेषण बन रहा है सौजन्य, उसका संसर्ग नहीं है। वह उसका संसर्ग तो कौन होगा, अपितु चंद्रिका भेद एव। वहां पर तो क्या है, चंद्रिका का ही अभेद जो है वही रहेगा, सौजन्य भेद नहीं बनेगा। ठीक है, तो सौजन्यस्य चंद्रिका विशेषणस्य संसर्गः चंद्रिका भेद एव न तो सौजन्याभेदः। ठीक है, क्योंकि अब हमने विशेष्य विशेषण भाव के बदलने पर भी अनुयोगी और प्रतियोगी को नहीं बदला है। अनुयोगी प्रतियोगी वही रहेंगे, केवल अभेद का थोड़ा स्वरूप बदल जाएगा कि अभेद जो व्यास स्थल में अनुयोगी विशेष्य वाला हो रहा था, अब वह समास स्थल में अनुयोगी विशेषण वाला होगा। इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं आएगा, इसीलिए अब समस्या नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये टीका में बताया ही है, पहले पूरा जी जो बताया है देखिए, यत्तु मयूर विंसकादेः आकृतिगणत्वात्
विशेष्यस्यापि मुखस्य पूर्व प्रयोगे भ्रमोयम विशेषणतायाः, है ना, कि विशेष्य होने पर भी उसका जो पूर्व प्रयोग है वही उसमें विशेषणता का भ्रम उत्पन्न करता है। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने और भी महाभाष्यकार का भी दृष्ट उसमें दिया है प्रमाण कि कर्मधारय समास के स्थल में पूर्व प्रयोग जो होता है उस पदार्थ की विशेषणता होती है या विशेष्यता होती है उसके संबंध में। ठीक है, तथा च, अब यहाँ से जितनी भी मैंने जिस क्रम से आक्षेप दिए गए थे पूर्व पक्षी के द्वारा उसी क्रम से एक एक आक्षेप का समाधान करें। तो एक का तो कर दिया, आगे भी बताते हैं। तथा च सौजन्यनिष्ठ अभेद प्रतियोगिनी चंद्रिका इति पर्यवसिते अर्थे। अब क्या अर्थ पर्यवसित होगा समर्थक रूपक के स्थल में, सौजन्य चंद्रिका चंद्रो राजा इत्यादि स्थल में, कि सौजन्य निष्ठ अभेद प्रतियोगिनी चंद्रिका, क्योंकि अब समास है ना तो आपको उल्टा लेकर के आना है। बोध जो समास स्थल में जो वैसे बोध होता है वो विपरीत क्रम से होता है। ठीक है, तो अब आपको वैसे आप क्या करते हैं, बोध मुखम चंद्र में क्या बोध करते हैं, चंद्र प्रतियोगिका अभेदाश्रय मुखम, ऐसा बोध करते हैं। लेकिन समास स्थल में कैसा बोध करेंगे, सौजन्य निष्ठ अभेद प्रतियोगिनी या सौजन्यानुयोगिक अभेद प्रतियोगिनी कौन है, चंद्रिका। ठीक है, इसको कई प्रकार से बोला जा सकता है, सौजन्यानुयोगिक चंद्रिका प्रतियोगिका अभेद, लेकिन अभेद को वहाँ विशेष्य बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर अभेद विशेष्य नहीं है, विशेष्य पदार्थ यहाँ पर चंद्रिका है, तो अभेद को भी विशेषण बनाना होगा चंद्रिका में ही। तो इसीलिए ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि सौजन्य निष्ठ अभेद प्रतियोगिनी चंद्रिका, जब ऐसा अर्थ पर्यवसित हो जाएगा, इस प्रकार का अर्थ लब्ध हो जाएगा, उसके बाद भंग्यंतरेण सौजन्ये चंद्रिका भेद सिद्धौ जातायाम राजनी चंद्राभेदोपि निष्पद्यते इति परंपरिते नानुपपत्ति ही। आपने जो कहा था कि यत् संबंध्य भेदः तस्मिन् तदभेदः इति न्यायेन राजनी चंद्राभेदः न उपपद्यते, यतो हि राजसंबंधिनी सौजन्ये चंद्रिका भेदः नास्ति, तत्र तु चंद्र संबंधिन्यां चंद्रिकायां राजसंबंधिनः सौजन्यस्य अभेदः ज्ञातो भवति, अतः तादृशाभेदेन तद् विपरीताभेदः समर्थयितुं न शक्यः। उस प्रकार के अभेद से उससे विपरीत अभेद सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभेद के विषय में ये न्याय है, ये सिद्धांत नियम है कि यत् संबंध्य भेदः तस्मिन् तदभेदः, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है। तो उसका भी हमने यहाँ पर समाधान कर दिया कि जब सौजन्य निष्ठ अभेद प्रतियोगिनी चंद्रिका ऐसा बोध हो जाएगा, यानी चंद्रिका का अभेद सौजन्य में ज्ञात हो जाएगा, तब अभेद की सिद्धि हो जाने पर राजा में जो चंद्र का अभेद है वह भी निष्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार से परंपरित रूपक नारायण परंपरित रूपक में कोई अनुपपत्ति नहीं है। उसके बाद और समाधान देते हैं उनकी आपत्ति के क्रम में ही। शशिपुंडरीकम इत्यादावपि शशिनिष्ठाभेद प्रतियोगी पुंडरीकम इति पर्यवसिते अर्थे पुंडरीकाभेदस्य भानात् पुंडरीक रूपकम अव्याहतम। आपने एक और बात कही थी
अपने आक्षेप के समय में कि शशिपुंडरीकमित्यत्र शस्यभेदस्य पुंडरीके भानात् कथमिदं रूपकं पुंडरीकरूपकं वक्तुम् उचितम् इदं तु शशिरूपकम उच्यताम। इसको तो शशि रूपक यानी चंद्र रूपक कहना चाहिए, इसको आप पुंडरीक रूपक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर तो शशि प्रतियोगिक अभेद जो है वो पुंडरीक में ज्ञात हो रहा है। तो कह रहे हैं ये भी नहीं है। शशि पुंडरीक इत्यादि स्थल में भी शशिनिष्ठ अभेद प्रतियोगी जो पुंडरीक है, यानी उपमान प्रतियोगिक अभेद ही अनुयोगी शशि माने चंद्र में ज्ञात हो रहा है। इसीलिए उस प्रकार का बोध हो जाने पर जब पुंडरीक का अभेद यानी पुंडरीक प्रतियोगिक अभेद का ज्ञान हो जाएगा, उस प्रकार का ज्ञान हो जाने से उस रूपक को हम पुंडरीक रूपक ही कहेंगे। इत्थम पुंडरीक रूपकमपि अव्याहतम। पुंडरीक रूपक भी कैसा है? अव्याहत है, उसका भी नाश नहीं, उसको भी नष्ट नहीं किया जा सकता, वो भी नष्ट नहीं हुआ। ठीक है। एवं अन्येष्वपि अवयव रूपकेषु बोध्यम। इस प्रकार से और भी आपने तो कई सुविमला मौक्तिक तारे इत्यादि स्थलों में भी जहाँ पर पूर्णिमा पर नायिका पर पूर्णिमा का आरोप किया गया है, वहाँ पर भी अनेक जगहों पर अवयव रूपकों में आपने अभेद की माने उपमान प्रतियोगिक अभेद की अनुपत्ति दिखाई थी। तो वहाँ पर भी इसी प्रकार से समाधान समझना चाहिए कि यद्यपि वहाँ पर विशेष्य विशेषण भाव जो है वो विपरीत है, लेकिन अभेद का प्रतियोगी और अनुयोगी वही रहेंगे, यानी उपमान ही प्रतियोगी रहेगा और उपमेय ही अनुयोगी रहेगा। अंतर ये रहेगा कि वहाँ अभेद में अनुयोगी जो है वो विशेषण होगा और प्रतियोगी जो है वो विशेष्य होगा। इसीलिए उस प्रकार के अभेद को हम प्रतियोगित्वमुख कहेंगे। लेकिन वहाँ पर भी अभेद रहेगा कैसा? तो उपमान प्रतियोगिक अभेद ही रहेगा। इसीलिए उन अवयव रूपकों में भी उपमेय रूपक की आपत्ति नहीं आएगी, उनको भी आप उपमान रूपक ही मानिए। इति बोध्यम। अस्तु, इस प्रकार से वहाँ भी समाधान दिया आचार्य ने। एवं सुविमल मौक्तिक तारे इत्यादावपि ताराद्यभेद एव मौक्तिकादिगतो मौक्तिकादीनां तारादि विशेषणानां संसर्गी भवन् राकारूपस्य समर्थको भवति इति सर्वं सुस्थम। देखो कितना बढ़िया आचार्य का लिखने का, क्या कहें, इंग्लिश में स्टाइल कह सकते हैं, कितनी अच्छी विधि है उनकी। उन्होंने आक्षेप जब किया था तो क्या लिखा था? इति सर्वम व्याकुलम, है ना। उनको घबराहट हो रही थी कि तुमने जो रूपक का भेद किए हैं वो सब खिचड़ी बना दी, उसमें समझ में ही नहीं आ रहा कि चावल कौन सा है दाल कौन सा है, सब खिचड़ी कर दिया। वहाँ पर पूर्व पक्षी कह रहा था इति सर्वम व्याकुलम इति आकुलत्ववाचकेन पदेन प्रश्नस्य अवसानं तेन विहितम्। हाँ, केन? पूर्वपक्षिणा। इदानीं समाधानं प्रदर्शयता पंडितराजेन तद अनुयोगी एव पदम अत्र प्रायोजी। सर्वं सुस्थम, भैया सर्वं व्याकुलं नास्ति, सर्वं सुस्थम अर्थात व्यवस्थमस्ति, व्यवस्थितमस्ति, सब व्यवस्थित है, आप चिंता मत कीजिए। तो अंतिम आक्षेप यही था कि तारादियों में मौक्तिकादि का अभेद जो है वो ज्ञात होगा, जो कि अनिष्ट है। तारादियों का अभेद मौक्तिकादि में ज्ञात होना चाहिए, लेकिन समास के कारण वहाँ पर भी इस प्रकार से उल्टा अभेद, विपरीत अभेद ज्ञात होगा। इसीलिए वहाँ पर भी मौक्तिकादि रूपक कहलाएंगे और वह जो रूपक हैं समर्थक रूपक, वह राका रूपक जो है नायिका पर, उसका समर्थक नहीं हो सकते। ऐसा प्रश्न किया था, उसके लिए कह रहे हैं कि भैया वहाँ पर भी ताराद्य भेद एवं, वहाँ पर भी तारादियों का जो अभेद है, ताराद्य भेदो नाम तारादि प्रतियोगिक अभेद, माने उपमान प्रतियोगिक अभेद एवं, कि जो उपमान प्रतियोगिक अभेद है
वह ही वहाँ पर रहेगा। कहाँ रहेगा? तो मौक्तिकादिगतः, मौक्तिकादि जो उपमेय हैं उनमें रहता हुआ, मौक्तिकादीनाम तारादि विशेषणानाम, तारादि जो मौक्तिकादि उपमेय पदार्थों के विशेषण हैं, तो आपको बतावे, ठीक है। मौक्तिकादीनाम तारादि विशेषणानाम, हाँ, मौक्तिकादि जो तारादियों के विशेषण हैं, क्योंकि समास में तो उल्टा होता है ना, अनुयोगी विशेषण हो जाता है। अभेद का जो अनुयोगी है और प्रतियोगी जो होता है वह विशेष्य हो जाता है। तो तारादि विशेष्य पदार्थाः मौक्तिकादयः विशेषण पदार्थाः, तो वही कह रहे हैं कि मौक्तिकादीनाम तारादि विशेषणानाम, तारा पदार्थ प्रतियोगी में जो विशेषण है मौक्तिकादि अनुयोगी पदार्थ, उनका संसर्ग होता हुआ, क्योंकि विशेषण का संसर्ग ही तो अभेद कहलाता है, पहले बताया था आपको। तो उनका संसर्ग माने संबंध बनता हुआ क्या करेगा? राकार रूपकस्य, उसका एक और काम है, दो काम है उसके। एक तो वहां पर अभेद संसर्ग बन करके रूपक बनना, उसका जो मुख्य कार्य है वो वहीं पर समाप्त नहीं होता। उसके बाद वह समर्थ्य जो रूपक है, यानी नायिका पर जो पूर्णिमा का आरोप है उसको भी सिद्ध कराता है। तो वही कह रहे हैं कि संसर्गी भवन राका रूपकस्य, माने राका प्रतियोगिकस्य रूपकस्य समर्थको भवति इति सर्वं सुस्थम। इसीलिए समास स्थल में भी अभेद जो है वो सभी प्रकार से व्यवस्थित ही है। आप जो कह रहे थे कि समास स्थल में उपमेय प्रतियोगिक अभेद होने से उपमेय रूपक होने लगेगा, उपमान रूपक नहीं कहलाएगा, वह बात नहीं है। और वो एक ही आपत्ति को आपने कई प्रकार से जो बताया था, तो हमने उसका उन सभी प्रकारों से उत्तर दिया है, समाधान किया है, ठीक है। तो अब बोले कि भैया जब विशेषण भाव बदल रहा है तो रूपक की उद्देश्यता और विधेयता में भी तो परिवर्तन आएगा। तो ये बात आपको पहले बता चुके हैं रूपक के ही प्रकरण में, कि रूपक कहीं विधेय रूप होता है, कहीं उद्देश्य यानी अनुवाद्य रूप होता है। तो विधेय रूप कब होगा रूपक? जब वह अनुयोगित्व मुख होगा, अर्थात जब वह व्यासस्थल में होगा। व्यासस्थल में क्या होता है? आरोप्यमान और आरोप विषय दोनों से ही विभक्ति की उत्पत्ति होती है, और पृथक विभक्तिकत्व दोनों ही के वाचक पदों में होता है। इसीलिए वहाँ पर उद्देश्य विधेय भाव, पृथक विभक्तिकत्व माने अलग अलग पद दोनों होते हैं, ठीक है। पृथक विभक्तिकत्व माने ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर एक में प्रथमा एक में षष्ठी या द्वितीया कर दो, ऐसा नहीं, वो तो भिन्न विभक्तिकत्व होता है। पृथक विभक्तिकत्व माने पृथक पदत्व दोनों में होता है। समास की तरह ऐसा नहीं कि उपमान और उपमेय दोनों के वाचक पदों से एक ही विभक्ति की उत्पत्ति होकर के एक ही पद बन गया समास में, ऐसा नहीं। मुखम चंद्र इत्यादि स्थलों में आरोप्यमान जो चंद्र पदार्थ है उससे सुविभक्ति पृथक उत्पन्न हुई है, और मुख जो पदार्थ है उससे सुविभक्ति पृथक उत्पन्न होती है। इसीलिए दोनों पद जो हैं वे स्वतंत्र हैं। तो ऐसे स्थल में जो अभेद होता है वह अनुयोगित्व मुख कहलाता है। ये आपको पहले बताया था हमने इसी पाठ में। तो ऐसे स्थल में रूपक विधेय होता है, क्योंकि वहाँ पर उद्देश्य विधेय भाव जो है वो ज्ञात हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखना, जहाँ पर पहले भी बताया था ये बात कि पृथक विभक्ति श्रुति जहाँ पर पदों से होती है वहीं पर ही उद्देश्य विधेय भाव की उन दो पदार्थों में ही उद्देश्य विधेय भाव की योग्यता होती है। समस्त पद के घटक जो पद हैं उनके अर्थों में उद्देश्य विधेय भाव की योग्यता नहीं होती है। तो आपको यदि किन्हीं दो पदार्थों में उद्देश्य विधेय भाव विवक्षित है तो उन दोनों अर्थों को आप समास में नहीं कह सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए सोयम अभेदः, सोयम नाम इत्थम द्विधा बुद्धः अभेदः, द्विधा बुद्धो नाम अनुयोगित्वमुखः प्रतियोगित्वमुखः। तो इस प्रकार का जो अभेद है तत्
तो अभेदः यत्र अनुयोगित्वमुखः अर्थात व्यासस्थले यह अभेदः ज्ञातो भवति तत्र रूपकस्य विधेयता, वहाँ पर रूपक विधेय होता है, प्रधान होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर दोनों ही पदों से पृथक विभक्तियाँ रहती हैं। यत्र च प्रतियोगित्वमुखः अर्थात समासस्थले मुखचंद्रः इत्यादि स्थले तत्र तु अनुवाद्यत्वं रूपकस्य, वहाँ पर रूपक जो है वो अनुवाद्य होता है। ठीक है, तो प्रतियोगित्व मुख और अनुयोगित्व मुख को ध्यान रखना। ये जो प्रतियोगित्व मुख और अनुयोगित्व मुख कह रहे हैं उसका अभिप्राय इतना ही है कि विशेष्य कौन बन रहा है अभेद का। तो एक जगह व्यासस्थल में अभेद जो है उसका विशेष्य बनता है अनुयोगी पदार्थ, इसीलिए रूपक को अनुयोगित्व मुख कहते हैं। और एक जगह रूपक माने अभेद का विशेष्य जो है वो प्रतियोगी बनता है समास स्थल में, इसीलिए रूपक को वहाँ पर माने अभेद को वहाँ पर हम प्रतियोगित्व मुख कहते हैं। अस्तु इति दिक्, इस प्रकार से एक निर्देश किया है रूपक के स्थल में जो आक्षेप हो सकता है समास स्थल में उसके समाधान के रूप में। तत्र प्राची संध्या समुद्यन महिम दिनमणेः इत्यत्र आरोप्यमाणयोः परस्परम आरोप विषययोश्च आनुकूल्ये रूपकयोः अनुग्राह्य अनुग्राहक भावो दर्शितः। अब देखिए, प्राची संध्या समुद्यन दिन महिमा मणे इत्यादि स्थल में आपको याद होगा, वहाँ पर राजा की आँखों में जो लौहित्य है उसमें अभेद कर रहे थे अनल का, ऐसा स्मरण आ रहा है हमको। हाँ, तो उस रूपक में क्या था, जितने भी आरोप्यमान थे यानी समर्थ्य रूपक और समर्थक रूपकों में जितने भी उपमान थे उन सभी में, और जितने भी आरोप विषय थे उन सभी में परस्पर आनुकूल्य था, है ना, अनुकूलता थी। इसीलिए उन दोनों रूपकों का अनुग्राह्य अनुग्राहक भाव सिद्ध होता है, ये आपने जाना। भाई देखिए, समर्थक रूपक में जो आरोप्यमान हैं और समर्थ्य रूपक में जो आरोप्यमान हैं यानी उपमान पदार्थ जो है वे दोनों अनुकूल हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आरोप विषय भी क्या हैं, अनुकूल हैं समर्थ्य और समर्थक रूपकों में। तो ऐसे दो रूपकों में अनुग्राह्य अनुग्राहक भाव होता है। ठीक है, वही समर्थ्य समर्थक भाव। अब यहाँ से आगे ये बताएंगे कि ये तो अनुकूलता की बात है, कभी प्रातिकूल्य भी होता है ना। दो रूपकों में जो आरोप्यमान और आरोप विषय हैं उनमें प्रातिकूल्य भी होता है। अस्तु तम तत् प्रातिकूल्यम आरोप्यमान आरोप विषय गतम प्रातिकूल्यम वयम आगामिनि पाठे ज्ञास्यामः। अलम तावत् अद्यतन पाठेन।